यल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है सारणिक। अंग्रेजी में इसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो सारणिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सारणिक का विकास युगपत समीकरणों को हल करने के प्रयास के प्रतिफल के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम गणितज्ञ लेबनीज ने यह पाया कि युगपत समीकरणों को हल करने में उसके अचर गुणांक एक विशेष प्रकार का गुण प्रस्तुत करते हैं। उनके इस अवलोकन ने गणित में एक नई विधा को जन्म दिया, जिससे अनेक जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त करना सरल हो गया। तो एक घातीय समीकरण, इन पर हम विचार करते हैं। एक घातीय समीकरण a1x प्लस b1y बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। a2x प्लस b2y बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से a1x बराबर माइनस b1y, हम इसको दाहिने तरफ पक्षांतर कर दिए हैं। यहां से अगर हम x अपान y का मान निकालें तो ये माइनस b1 अपान a1, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से a2x बराबर माइनस b2y, इसको बाएं तरफ लाए, y को इधर लाएंगे तो ये x अपान y इज इक्वल टू माइनस b2 अपान हो जाएगा ये a2। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से हमें मिला माइनस b1 अपान a1 बराबर माइनस b2 अपान a2। माइनस दोनों तरफ है, हट जाएगा। तो b1 अपान a1 बराबर b2 अपान a2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 बराबर ये a2 b1, बाएं तरफ लाएंगे a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। सरलता के लिए इसे हम a1 b1 a2 b2 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तब a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर ये a1 b1 a2 b2, यही ये सारणिक है। इसके जो है यह द्वितीय कोटि की सारणिक है। इसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखा में जो ये हैं, ये स्तंभ हैं, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, जहां ये a1 a2 ये पहला स्तंभ है, इसको अंग्रेजी में हम कॉलम कहते हैं, और ये b1 b2 ये सेकंड स्तंभ है। और क्षैतिज रेखा में जो है ये a1 b1 ये पहली पंक्ति है, ये पंक्ति है, पहली पंक्ति है, और a2 b2 ये द्वितीय पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। और यह a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2 ये सारणिक के अवयव हैं, सारणिक के अवयव हैं, ये सभी सारणिक के अवयव। सारणिक को डेल्टा या डी से व्यक्त करते हैं। दो नोट हैं। पहला, क्षैतिज रेखा में लिखे गए अवयवों को पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखे गए अवयवों को स्तंभ कहते हैं, जिनको हम आर तथा सी से व्यक्त करते हैं।
जैसे ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये जो क्षैतिज रेखा में लिखे गए हैं, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ है। तो क्षैतिज रेखा में लिखे गए अवयवों को हम पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखे गए अवयवों को स्तंभ, जिनको हम आर से व्यक्त करते हैं, आर से। दूसरा नोट में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी सारणिक में 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ हैं तो उनको हम क्रमशः पंक्तियों को R1, R2, R3 तथा स्तंभों को C1, C2, C3 से व्यक्त करते हैं। सारणिक की कोटि, किसी सारणिक में कुल पंक्तियों की संख्या तथा कुल स्तंभों की संख्या के गुणनफल को सारणिक की कोटि कहते हैं। यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभ है तो उसे हम द्वितीय कोटि की सारणी कहते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 2 2 पंक्तियां हैं, ये 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, इसमें 2 स्तंभ हैं, तो यह द्वितीय कोटि की सारणिक है। यदि किसी सारणिक में 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ हैं तो उसे हम तृतीय कोटि की सारणी कहते हैं। जैसे ये A1 B1 C1, मतलब ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो यह तृतीय कोटि की सारणिक है। नोट है, सारणिक में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सारणिक में, सारणिक कभी होगा वो जब जितने स्तंभ होंगे, जितनी पंक्ति होंगी, सदैव समान होंगी। जैसे देखिए इसमें 1 2 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। इस वाले में 1 2 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ है। ऐसा नहीं होगा कि 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, ऐसा नहीं, सदैव बराबर रहेगा। द्वितीय कोटि की सारणी का विस्तार, जैसे द्वितीय कोटि की सारणी यही है A1 B1 A2 B2। इसका विस्तार करने के लिए हम मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये मुख्य विकर्ण है। ये मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करके दूसरे विकर्ण के अवयवों को घटाते हैं, गुणा करके घटाते हैं। जैसे इसके विस्तार के लिए हम इनका गुणा करेंगे A1 का B2 में, ये A1 B2 माइनस हो जाएगा ये A2 B1। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करके दूसरे विकर्ण के अवयवों का गुणा करके मुख्य विकर्ण वाले में से घटाते हैं। यही सारणी का विस्तार होता है इस प्रकार से। जैसे एक उदाहरण, सारणिक 2 3 5 -3 या -4 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालने के लिए हम ऐसे 2 5 3 -4 वही करेंगे, मुख्य विकरणों का गुणा, 2 का गुणा करेंगे हम -4 मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा। अब माइनस करके इसका गुणा करके घटाएंगे, 5 मिलते 3, ये हो गया 4 दूनी 8 -8, 5 3 15, 15 और 8 हो गया 23, यानी इस प्रकार से इसका मान हो गया -23। एक और एग्जाम्पल है 2 4 5 1 बराबर ये है 2x 4 6x। इसमें x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ की सारणी को हम हल करेंगे। 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 कम 2, 5 का 4 में गुणा होगा, 5 चौके 20 बराबर 2x का x में करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 का 4 में करेंगे, 6 चौके 24 -24 हो जाएगा। ये घटेगा -18 बराबर ये 2x स्क्वायर -24, इसको बाएं तरफ ले आएंगे, -18 + 24 बराबर ये 2x स्क्वायर, घटाएंगे तो 6 बराबर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 6/2, यानी x स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर ±√3। यही इसका आंसर हो गया। तृतीय कोटि की सारणी, तृतीय कोटि की सारणी के लिए हम एक घातीय 3 चर वाले समीकरणों पर विचार करते हैं। जैसे ये A1x + B1y
प्लस 7z बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम किन्हीं दो समीकरणों को हल करके x, y और z का मान निकाल लेते हैं। इन्हीं दूसरे और तीसरे को हल कर लेते हैं समीकरण 2 तथा 3 से, वज्र गुणन विधि से हल कर लेते हैं इसको। तो इसको हम ऐसे x अपान करेंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन में, b2c3 माइनस हो जाएगा ये b3c2 बराबर, अब इसको क्रॉस करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, या तो हम यहां माइनस लगा दें तो इसी डायरेक्शन में गुणा करेंगे, a2c3 माइनस a3c2 बराबर, अब z अपान करेंगे, इसका इधर करेंगे a2b3 माइनस a3b2। हाई स्कूल में आपने कक्षा 10 में इसको आपने किया है, a2b3 माइनस a3b2। हम इसको बराबर के भी मान लेते हैं, बराबर के माना। अब x का मान निकालेंगे यहां से, तो उसका k में गुणा होगा, यानी हो जाएगी k b2c3 माइनस b3c2। अब y का मान निकालेंगे, ये माइनस उधर हो जाएगा, माइनस के a2c3 माइनस a3c2, और जब z का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा k a2b3 माइनस a3b2। अब यही x, y और z के मान को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। x, y, z का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख लेते हैं, ये हो जाएगा a1, x का मान है ये k b2c3 माइनस b3c2 प्लस b1, y का मान है ये माइनस k a2c3 माइनस a3c2 प्लस c1, z का मान है k a2b3 माइनस a3b2 बराबर 0। k का हम भाग दे देते हैं पूरे समीकरण में, तब हो जाएगा ये a1 b2c3 माइनस b3c2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस b1 a2c3 माइनस a3c2 प्लस ये हो जाएगा c1 a2b3 माइनस a3b2 बराबर 0। देखिए जब इस प्रकार का था a1 b1 a2 b2, तो ये द्वितीय कोट की सारणी थी, इसको हम ऐसे इसका विस्तार करते थे, a1 b2 माइनस a2 b1। अगर इस प्रकार से विस्तार था जिसको हम ऐसा और ऐसा है तो इसका विस्तार करके ऐसा लिख सकते हैं। वैसे यहां b2c3 माइनस b3c2 है, उस रूप में अगर हम उसको लिखेंगे तो ये a1, उस रूप में इसको लिखेंगे तो ये होगा b2c3 माइनस b3c2 है, इसको हम b2c2 और b3c3 ऐसा लिख सकते हैं, माइनस यहां पर है b1, इसको हम लिख सकते हैं a2c2 और a3c3 a2c2 प्लस c1 a2b2 a3b3 बराबर 0। अब इसको हम पूरे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बराबर 0। यह तृतीय कोटि की सारणी है, यह तृतीय कोटि की सारणी है। इसी को हम तृतीय कोटि की सारणी कहते हैं। इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं।
तृतीय कोटि की सारणी का विस्तार। देखिए तृतीय कोटि की सारणी का विस्तार हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पंक्ति के अनुसार, दूसरा स्तंभ के अनुसार। तो पंक्ति के अनुसार विस्तार करते हैं। पंक्ति के अनुसार जैसे तृतीय कोटि की सारणी है ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हम इसका विस्तार करने के लिए हम पंक्ति के अनुसार हम पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, किसी भी पंक्ति के अनुसार विस्तार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति के अनुसार हम इसको प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार कर रहे हैं। प्रथम पंक्ति के अनुसार A1 को लेंगे। जब A1 को लेंगे तो इसके सामने के सभी यानी ये स्तंभ और अवयवों को छोड़ के बाकी B2 C3 जो भी बचेगा उसका हम द्वितीय कोटि की सारणी के जैसा विस्तार करेंगे। ऐसे होगा इसका A1, अब ये बचेगा आपका ये B2 C2 B3 C3। तो इसका हम वही द्वितीय कोटि बचेगी उसी का विस्तार करेंगे। तो इसको हमने लिखकर इसको हम डायरेक्टली करते हैं कि A1 फिर ये B2 C3 माइनस B3 C2, उसके बाद ये प्लस है ये माइनस होगा। ये माइनस क्यों होगा अभी हम बताते हैं। फिर B1 ये क्रॉस बचा ये A2 C3 माइनस ये A3 C2 प्लस C1। अब C1 के सामने का ये लाइन क्रॉस बचा ये A2 B2 A3 B3, इनका वही हम द्वितीय कोटि की भांति इसका विस्तार करेंगे। A2 B3 माइनस A3 B2। तो इस प्रकार से हम ऐसे दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति के अनुसार भी इसका हम विस्तार कर सकते हैं। अब अगर इसी का विस्तार हमें स्तंभ के अनुसार करना हो तब स्तंभ के अनुसार और प्रथम स्तंभ के अनुसार। जैसे ये तृतीय कोटि की सारणी है, स्तंभ के अनुसार विस्तार, ये जैसे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो प्रथम स्तंभ के अनुसार हम इसका विस्तार कर देते हैं। तो सबसे पहले A1 को लिखेंगे। A1 के सामने की सभी अवयव कट जाएंगे, जो बचेंगे उनका विस्तार करेंगे हम B2 C3 B3 C2 B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस माइनस। अब ये वाला माइनस होगा A2। अब इसके सामने की सभी लाइन क्रॉस हो जाएंगी तो B1 C3 माइनस B3 C1 B3 C1 प्लस माइनस ये A3। अब ये क्रॉस होगा ये B1 C2 B2 C1 B1 C2 B2 C1। तो इस प्रकार से हम दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ के अनुसार भी इसका हम विस्तार कर सकते हैं। एक नोट है, किसी भी सारणी का विस्तार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार किया जा सकता है, किंतु विस्तार करते समय पदों में चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना आवश्यक है। पद चिन्ह क्या है? पद चिन्ह बराबर जो होगा ये -1 की पावर I प्लस j, जहां IV पंक्ति तथा जेवा स्तंभ है, जेवा स्तंभ है। जैसे ये तृतीय कोटि की एक सारणी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो यह A1 यह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। A1 की स्थिति क्या है? पहली पंक्ति यानी IV पंक्ति, यानी I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे। तो जब हम I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 1, तो 1 प्लस 1 यानी -1 की घात 1 प्लस 1 2 होगा, -1 का वर्ग प्लस हो जाएगा। अब हम B1 की स्थिति को देखें तो B1 पहली पंक्ति तो है लेकिन स्तंभ चेंज हो गया, ये पहला स्तंभ है ये दूसरा स्तंभ। तो 2 और 1 3, -1 की घात 3 यानी विषम है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा।
अब C1 की स्थिति देखें तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है तो 3 और 1 हो जाएगा 4, -1 की घात अगर सम है तो वह प्लस हो जाएगा। ऐसे A2 जो है यह अब ये दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई लेकिन पहला स्तंभ है 2 1 3 यानी माइनस, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 + 2 4 यानी प्लस, यह दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है 3 2 5 यानी माइनस, ऐसे यह तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ है 3 और 1 4 प्लस, यह तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है 3 2 5 यानी माइनस, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 3 6 यानी ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये तृतीय कोटि की सारणिक की जो चिन्ह परिपाटी होती है यही होती है। आप प्लस से शुरू करें, एक बार माइनस फिर प्लस, ऐसे करते प्लस से ही शुरू करना, माइनस से नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन द्वितीय कोटि की सारणिक में ऐसा नहीं होता है। जैसे द्वितीय कोटि की सारणिक A1 B1 A2 B2 है तो इसकी जो स्थिति होगी -1 की घात 1 + 1 यानी ये प्लस हो जाएगा। B1 यह पहली पंक्ति है लेकिन स्तंभ दूसरा है तो 2 1 3 यानी माइनस होगा। A2 यानी यह दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 1 3 माइनस, और यह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है यानी ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस करते तो गड़बड़ हो जाता है, इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस प्रकार से हम इन अवयवों के चिन्हों को यानी इसके प्रत्येक अवयव का प्रत्येक पदों के चिन्हों का जो है हम इस प्रकार से चिन्ह परिपाटी है इसका, इस प्रकार से हम किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुसार हम इसका विस्तार कर सकते हैं। सारणिक का किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार विस्तार करने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार उसका विस्तार करेंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे 2 1 3 1 5 4 1 2 3, इसी का हम पहली पंक्ति के अनुसार पहले विस्तार कर लेते हैं। पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार करेंगे, सबसे पहले 2 को लिखेंगे, इसके सामने के सभी अवयव क्रॉस हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा उसका हम द्वितीय कोटि की भांति विस्तार करेंगे। 5 का 3 में गुणा, 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8 प्लस माइनस 1। अब ये लाइन क्रॉस, ये क्रॉस, ये लाइन क्रॉस, ये क्रॉस, 1 3 3 माइनस 4 1 4 प्लस माइनस प्लस। अब 3, अब ये लाइन क्रॉस हो जाएगी, 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 1 2, 1 का 5 में करेंगे, 1 5 5, 15 में से 8 निकलेगा 7, 4 में से 3 निकलेगा -1, -5 से 2 निकलेगा -3, 7 दूनी 14, माइनस प्लस 1 1 कम 1, 3 3 9, 14 और 1 15, 15 माइनस 9 यानी 6 आया। अब इसी का ये हम प्रथम पंक्ति के अनुसार किए हैं, प्रथम पंक्ति के अनुसार, प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तार किए हैं। अब हम प्रथम स्तंभ के अनुदिश करते हैं, प्रथम स्तंभ के अनुदिश। सबसे पहले हम 2 को लेंगे, इसका प्लस ही रहेगा, ये क्रॉस 5 3 15 4 दूनी 8, 15 माइनस 8 प्लस माइनस, अब -1, अब ये क्रॉस होगा, ये 1 का 3 में 1 3 3 2 3 6, 3 माइनस 6 प्लस माइनस प्लस 1, अब ये क्रॉस होगा, ये 4 1 4 5 3 15, 4 माइनस 15, तब ये 15 में से 8 निकलेगा 7, 6 में से 3 निकलेगा ये -3, 15 में से 4 निकलेगा ये हो जाएगा -11, 7 दूनी 14, माइनस 3 1 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 11 1 11, 14 3 17 -11 तो आएगा इसका 6। दोनों स्थितियों में हम पंक्ति के अनुसार और स्तंभ के अनुसार दोनों के अनुदिश जो है विस्तार किए, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उपसारणिक माइनस, किसी सारणिक में किसी भी अवयव की
उपसारणिक एक सारणिक ही होता है जो उस स्तंभ और उस पंक्ति को छोड़कर प्राप्त किया जाता है जिसमें वह अवयव विद्यमान होता है, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसमें अगर हमें अवयव A1 की उपसारणिक निकालना हो, अवयव A1 की उपसारणिक तो उपसारणिक के लिए हम करेंगे क्या, किसी सारणिक में किसी भी अवयव की उपसारणिक एक सारणिक ही होता है जो उस स्तंभ और उस पंक्ति को छोड़कर, यानी A1 के सामने जो स्तंभ है और जो पंक्ति है उसको हम छोड़ दें, छोड़ने के बाद जो बचेगा आपका ये B2 C2 B3 C3, यही उपसारणिक है। किसी भी अवयव की हम उपसारणिक निकाल देते हैं, जैसे अवयव B2 की उपसारणिक, अवयव B2 की उपसारणिक बराबर ये क्रॉस होगा तो A1 C1 और A3 C3 जो बचेगा यही इसकी उपसारणिक होगी। ये तो तृतीय कोटि की थी। अगर द्वितीय कोटि का है तब जैसे A1 B1 A2 B2, ऐसे इसमें भी होता है किसी भी अवयव की, जैसे A2 की उपसारणिक, तो A2 की उपसारणिक, A2 के सामने के अवयव क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा केवल B1। इसको हम माड़ा B1 नहीं, सारणिक B1, इसको केवल B1 भी लिख सकते हैं। सहगुणनखंड कोफैक्टर्स, देखिए सहगुणनखंड क्या होता है, सहगुणनखंड बराबर -1 की घात R प्लस सी या I प्लस जे R प्लस सी इंटू उपसारणिक। किसी भी अवयव का जो सहगुणनखंड होगा वह उसके चिन्ह और उसके उपसारणिक के गुणनफल के बराबर होता है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं AIJ का मतलब सहगुणनखंड से ही है, बराबर -1 की घात I प्लस जे, -1 की घात I प्लस जे, जहां आयनीय पंक्ति और जेवा स्तंभ है, यहां भी R प्लस सी का मतलब वही है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को लिखेंगे इंटू MIJI, उसी से संबंधित जो है, जिस भी अवयव की सहगुणनखंड निकालेंगे उसके हम उपसारणिक निकालेंगे और उसके चिन्ह सहित उसको लिखेंगे, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब किसी अवयव का हमें सहगुणनखंड निकालना है, जैसे A1 का सहगुणनखंड A1 का सहगुणनखंड, तो A1 का जो सहगुणनखंड होगा, अब पहली बात तो इसका हम चिन्ह लिखेंगे। A1 का चिन्ह है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, -1 की घात 1 प्लस 1 इंटू इसकी उपसारणिक बचेगी B2 C2 B3 C3, B2 C2 B3 C3, यानी -1 की घात 1 प्लस 1 2, तो -1 का वर्ग हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा B2 C2 B3 C3 अर्थात B2 C2 B3 C3। हम किसी भी अवयव का सहगुणनखंड निकाल सकते हैं, बस ध्यान रहे उसका चिन्ह और उसकी उपसारणिक के गुणनफल को ही हम सहगुणनखंड कहते हैं। एक नोट है, सारणिक बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 इसका मतलब ये हुआ कि किसी सारणिक का मान उस अवयव तथा
उसके सहगुणनखंड के गुणनफलों के योग, किसी स्तंभ या पंक्ति के, किसी पंक्ति या स्तंभ के जो अवयव होंगे वो अवयव और उसके सहगुणनखंडों के गुणनफलों का योग उस सारणिक के बराबर होता है, सारणिक के मान के बराबर होता है। जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। या तो हम एक एग्जांपल ही दे देते हैं इसमें, 1 2 3 5 4 6 7 8 0। अब इसमें हम किसी भी अवयव, जैसे हम अवयव 1 2 3 किसी का भी पहले हम उपसारणिक निकाल लेते हैं या सहगुणनखंड। अवयव 1 का सहगुणनखंड हम पंक्ति के अनुसार ही निकालेंगे। तो पहली पंक्ति क्या निकालना है, या दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ या तीसरे स्तंभ के अनुसार। अवयव 1 का सहगुणनखंड, अवयव 1 का चिन्ह प्लस है तो प्लस, ये क्रॉस होगा, ये 4 6 8 0 4 6 8 0, यानी ये हो जाएगा प्लस 4 का 0 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 8 छक्के 48, यानी माइनस 48 हो गया। ऐसे अवयव 2 का पहले पंक्ति के अनुसार हम कर दे रहे हैं, अवयव 2 का सहगुणनखंड। तो अवयव 2 का सहगुणनखंड हो जाएगा प्लस माइनस, इसका चिन्ह माइनस है, इसके सामने की ये पद कट जाएंगे, बचेगा 5 6 7 0 5 6 7 0। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 5 का 0 में होगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 7 छक्के 42, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 42। अब एक और है इस अवयव का, अवयव 3 का सहगुणनखंड, अवयव 3 का सहगुणनखंड बराबर प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब 3 के सामने के सभी पद कट जाएंगे, तो ये 5 4 7 8 5 4 7 8, तो 8 पंचे 40 माइनस 7 चौके 28, ये हो गया 12 आ गया इसका मान। अब सारणिक का जो मान होगा, सारणिक का मान इनके, जैसे अवयव 1 और इसके सहगुणनखंड 1 गुणिते माइनस 48 प्लस करेंगे 2 गुणिते 42 प्लस करेंगे 3 गुणिते 12 माइनस 48 42 दूना 84 12 3 36 प्लस 36 है, तो माइनस 48 जोड़ लेंगे इसको, 6 4 10 8 3 11 1 12 घटा लेंगे, 10 में से 8 निकलेगा 2, 11 में से 4 निकलेगा 7, ये 72 आया इसका मान। अगर अब हम इस सारणी का विस्तार भी करेंगे तो वही आएगा। तो अर्थात जो सारणी का अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सारणी का मान उस अवयव तथा उसके सहगुणनखंड के गुणनफलों का योग होता है, कोई भी स्तंभ रहे या कोई भी पंक्ति रहे। अभी इसमें और चीजें हैं, सारणिक के गुण हैं, कुछ नियम कुछ रूल्स और हैं, उसको हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। अब कंटिन्यू आपको जो है क्लास 12 की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, हो सकेगा बीच बीच में हम कभी लाइव क्लास भी रखेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।